हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज के एक और सेक्शन की, जिसमें हमारा फोकस रहेगा इंटर स्टेट रिलेशंस। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की थी ना, जहां पर सेंटर और स्टेट्स के बीच की रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहे। हमने फेडरलिज्म को अच्छे से समझने की कोशिश की थी कि कैसे हमने पावर का डिवीजन कर रखा वर्टिकल बेसिस पे, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। पर सवाल ये आता है कि क्या एक ही स्टेट है? क्या स्टेट भी तो बहुत सारे हैं। तो सेंटर स्टेट के बीच की रिश्तेदारी को जिस तरीके से हम मेंटेन करके चलना चाह रहे हैं, हमारा ये फोकस रहना चाहिए कि उन स्टेट्स के बीच में भी रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो। इसका मतलब ये कि एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट है ये, इन दोनों के बीच की रिश्तेदारी भी अच्छे से मेंटेन रहेगी, तब जाकर के हमारा फेडरल सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैनर में इमर्ज होगा। समझे? हम केवल यही सोचे कि हाँ जी, सेंटर स्टेट रिलेशन में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ताकतें चलाती रहती है, इस वजह से फेडरलिज्म कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अरे भाई, जो बराबर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या हमारी जो यूनिट्स है जिनको हम स्टेट बोल रहे हैं, उनके बीच की रिश्तेदारी, उनके बीच की रिलेशनशिप भी तो मेंटेन होनी चाहिए। बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटर स्टेट रिलेशंस वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए बात को? तो देखो, इसमें हम आगे बढ़ेंगे ना, उससे पहले आप लोगों के लिए मैंने दो सवाल तैयार किए हैं, और उन दोनों सवालों के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना है भाई। कारण क्या है कि देखो, सवाल से जब शुरुआत होती है तो आइडिया लगता है कि टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो पहला सवाल ये कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आर्टिकल 263 ये बात कहता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर्टिकल 262। तीसरा कह रहा है आर्टिकल 279 ए, और चौथा ये कह रहा है कि आर्टिकल 280। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और ध्यान रखें, जैसे ही वीडियो हमारा कंप्लीट होगा मैं इसको आपको आंसर फिर फाइनली दे के भी जाऊंगा। ठीक है? तो एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ये स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट स्टैब्लिशेस इंटरस्टेट काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स। प्रेसिडेंट है वो इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करते हैं जब जरूरत पड़ती है। दूसरा, पार्लियामेंट डिफाइंस द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय इंटरस्टेट काउंसिल। तो आपको करेक्ट कोड चूज करना, आंसर देना है, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी पर रिलाई कर रहे हो, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही है, खुद से कर पा रहे हैं, है ना, बट आपको एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, है ना, कितना मुझे टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कितना क्या करना है, तो उसमें आपको एक हल्की सी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। उसके लिए आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होगा, डेली बेसिस पर आपके एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। संख्या होगी 4500 से ज्यादा। वहीं पर मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जिसमें 450 से ज्यादा क्वेश्चंस और 30 ऐसे राइटिंग। फिर प्रीलिम्स में हमारे सामने एक और चैलेंज आता है C-SAT का, तो उसमें भी 700 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि तैयारी में जो कमी रहती है टेस्ट करने की, वो यहां पर पूरी हो जाएगी, प्लस गाइडेंस, है ना। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसका फर्स्ट फेज है वो ऑलरेडी चल रहा है। सेकंड फेज नवंबर से स्टार्ट होगा, 11 से। थर्ड फेज फरवरी 1 से स्टार्ट होगा। फोर्थ फेज 23 मार्च से स्टार्ट होगा। और फिफ्थ फेज है ना, वो आपका प्रीलिम्स के बाद में डिसाइड होगा, जो कि मोर और लेस आपका मेंस ओरिएंटेड होगा, क्योंकि टारगेट क्या आपका 2025 का। तो कुल मिलाकर के ये सेल्फ स्टडी पर रिलाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है? अब देखो, हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखो जी, अगर हम इंटरस्टेट रिलेशन की बात करें तो हमारे पास में आर्टिकल 261 है, जिसमें यह प्रोविजन है कि आप पब्लिक एक्ट्स, पब्लिक रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेकर के म्यूचुअल अप्रोच के साथ काम करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि कहीं पर भी अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, मान लो किसी एक विधानसभा ने एक अच्छा कानून बनाया, अगर वो कानून आपको बढ़िया लग रहा है तो आप उस कानून को अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो। समझे? इससे क्या होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस से लर्न होती चली जाएंगी ना चीजें। तो वही बात है कि टायर बनाना अब क्यों जरूरत है, टायर बनाना सीखना अब क्यों जरूरत है, जब टायर बनाना सीख चुके हैं। अब तो आप उसकी टेक्नोलॉजी में और इंप्रूव करो, जो हो गया उससे तो लर्न करो, और फिर इंप्रोवाइज करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो। तो वो चीजें हैं यहां पर। तो यहां पर आप क्या करोगे कि भाई पूरे देश के अंदर जो भी कानून है, जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, है ना, या फिर
कोई भी अगर कोर्ट्स के द्वारा जजमेंट दिया गया है या कोई स्टेटमेंट दिए गए तो भाई उनके लिए फुल फेथ और क्रेडिट की व्यवस्था या क्रेडिट हमें इंश्योर करना है। दैट मीन्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें लेने हैं। इससे क्या होगा, एक कॉपरेशन आएगा स्टेट स्टेट के बीच में, है ना। यही चीज हमें प्रमोट करनी। तो आर्टिकल 261 ये कहता है पब्लिक एक्ट का मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट, मतलब कानून बनाया हो विधानसभा या पार्लियामेंट ने, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, अगर वो बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि भाई किस तरीके से बोला गया कि ये मॉडल बड़ा गजब था, भीलवाड़ा मॉडल आ गया, कभी मेरठ मॉडल आ गया, अलग अलग मॉडल्स बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। तो वो क्या था, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मैकेनिज्म ही तो हो गया ना, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपने लर्न किया और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोकल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया और अप्लाई कर दिया। सिमिलरली पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब यहां पर है कि कोई भी ऑफिशियल बुक, रजिस्टर या फिर रिकॉर्ड जो कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरी करते टाइम पे मेंटेन किया गया, तो उनकी भी प्रॉपर क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके चलनी है। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि कोई भी कानून या कोई भी एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूशन इस तरीके से इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे काम करेगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि वही किस तरीके से वो काम होगा और उसका कितना इफेक्ट होगा और कैसे वो काम करने के लिए मैकेनिज्म काम करेगा। कहने का मतलब कि पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि मान लो कल को ना दो स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसको सेटल करने के लिए हमारे पास में थोड़ा ऊपर का लेवल होना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि दो भाइयों में अगर लड़ाई हो गई तो पिताजी ने 2 मिनट में चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया, बीच का सा रास्ता निकाल दिया, दोनों की प्रॉब्लम सुन ली और दोनों को अपना जजमेंट दे दिया और उनको बोल दिया कि भाई मैं जो बात बोल रहा हूं, पहली चीज तुम दोनों मिलकर के मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए हो, तो अगर मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूं तो आप लोगों के लिए वो बाइंडिंग है, मानना पड़ेगा। तो वो चीजें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की तरफ से एक कहता ना कि एप्लीकेबल बनाने के लिए पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर कोई सिविल जजमेंट दिया जा रहा है, आपको पता है सिविल और क्रिमिनल दो एस्पेक्ट्स होते हैं। क्रिमिनल मतलब किसी को मारने की कोशिश की, मर्डर वर्डर और ये सारा जो मामला आता है। वहीं पर सिविल के अंदर मान लो जमीन का कोई मामला आ गया है, कहीं पर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मामला आ गया, तो उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई सिविल जजमेंट आया है ना, कोई भी फाइनल जजमेंट या कोई भी ऑर्डर अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो उसका इंप्लीमेंटेशन हमारे देश के किसी भी पार्ट में हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखें, क्रिमिनल के लिए नहीं है, क्रिमिनल एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग सेगमेंट अलग अलग सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। बाकी हमारे देश के अंदर कोई भी सिविल जजमेंट अगर आया है, ऑर्डर आया है किसी भी कोर्ट से, तो उसकी क्षमता आराम से डेवलप की जा सकती है कि उसको पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में आराम से इंप्लीमेंट कराया जा सकता है कि फला फला केस के अंदर देखो इस तरीके से जजमेंट आया था, तो इसको कोर्ट करते हुए हम इसको ये सजा दे रहे हैं या फिर इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसे काम करेंगे। तो वो चीजें हैं। तो मेजरली ये एप्लीकेबल किस पे है, सिविल जजमेंट्स पे। तो आर्टिकल 261 क्या कह रहा है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन। इसका मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज करके चल रहा है, दोनों एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा भी करके आगे बढ़ेंगे। फिर बात आती है आर्टिकल 262 की। यह कहता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। इसका मतलब यह कि जब देश के अंदर हमने 1956 के समय में, ठीक है, क्या किया था, नए स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट किए, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिमांड हो रही थी कि भाई हमें हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें मेजोरिटी जो है वो जीने नहीं दे रही है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो वो लैंग्वेज के आधार पर हमने जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया था, तो उसमें हमारे पास में एक बड़ा चैलेंज क्या निकल के आया कि पहले तो एक ही स्टेट हुआ करता था। आज के समय अगर मैं बात करूं, अगर बॉम्बे की, ठीक है, छोटी सी बात हम करते हैं बॉम्बे की, तो बॉम्बे जो प्रोविंस था उसमें से आपने गुजरात को निकाला, उसमें से आपने महाराष्ट्र को निकाला, पर आज इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट हुई है, उस बाउंड्री में आप क्या देखते हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बाउंड्री क्रॉस करते हुए नदियां जाती रहती हैं। तो ऐसे में उनके बीच में रिवर डिस्प्यूट हो गया, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ और बंटवारे में कोई ना कोई बोन ऑफ कंटेंशन वहां पर क्रिएट हो गई। सेम मैनर में आप क्या देख सकते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटका से रिवर ओरिजिनेट होकर के तमिलनाडु से होकर कावेरी रिवर जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पर इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो ऐसे में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के प्रोविजन किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 262। इसमें देखो पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है
सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। क्या है इसमें एम्पावरमेंट का प्रोविजन कि देखो अगर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है तो उसको सीधी बात है पार्लियामेंट अपने हिसाब से बाय लॉ उसके लिए प्रोविजन कर देगी और उस बाय लॉ के आधार पर मतलब कानून बना करके फिर उस चीज को सेटल करने का एफर्ट करेगी। अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करें, इसमें आप ध्यान रखें कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को इस मामले में दखल अंदाजी करने से रोक सकती है, जो कि रोका हुआ भी है। अब डायरेक्टली दो स्टेट्स के बीच में वाटर को लेकर के कोई इशू आ रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें क्या है कि दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो सीधा वो कहां पहुंच जाएंगे, दो स्टेट या सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना केस दायर कर सकते हैं। बट वाटर डिस्प्यूट का मामला है ना, तब सुप्रीम कोर्ट या दूसरे किसी कोर्ट के पास नहीं जाना होगा। फिर तो पार्लियामेंट ने जो प्रोविजन किया है वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो पार्लियामेंट ने क्या प्रोविजन किए हैं, एक तो देखो 1956 का रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 तैयार किया और एक पारित किया पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, क्योंकि उसी टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसी टाइम पे बंटवारे हुए थे स्टेट्स के, तो वो डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं वहीं से हाईलाइट होते चले गए। आप क्या देखते हो कि इस रिवर बोर्ड एक्ट के आधार पर तो पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट्स जब भी चाहें वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इसको सेटल करने के लिए पार्लियामेंट बोर्ड स्टैब्लिश करे, तो बोर्ड स्टैब्लिश करने का प्रोविजन यहां पर कर दिया। दूसरा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर के डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने के लिए एडॉक मैनर में ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिए जाएं। एडॉक मैनर का मतलब टेम्परेरी बेसिस पे कि हाँ भाई आपने जिस इशू को लिया उसको ध्यान रखते हुए एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया, दोनों स्टेट अपनी बातें रखेंगे और ट्रिब्यूनल जो है वो अपना डिसीजन फाइनल दे देगा। अब फाइनल जो डिसीजन आएगा ट्रिब्यूनल का वो बाइंडिंग रहेगा। ध्यान रखें कि एक बार वो मामला सेटल हो गया ना, जो भी पानी को लेकर के डिस्प्यूट था दो स्टेट्स के बीच में या ज्यादा स्टेट्स के बीच में, तो उसका फाइनल वर्डिक्ट अगर आ गया, दोनों पार्टीज ने अगर उस डिसीजन को मान लिया, इसका मतलब ये हो गया कि वो वहां पर ट्रिब्यूनल का काम खत्म, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोल दिया, एडहॉक ट्रिब्यूनल, ना कि परमानेंट ट्रिब्यूनल। राइट, स्टैंडिंग ट्रिब्यूनल नहीं है ये, एडहॉक है, दैट मींस एज पर द नीड। ओके, अब ऐसी परिस्थितियों में आज हमारे देश के अंदर बहुत से वाटर डिस्प्यूट के केसेस हैं और उनकी अगर बात करें तो आपके पास में लंबी लिस्ट है। जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट की अगर बात करें तो वो आपके पास में है, कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 1969 से चल रहा है ये। गोदावरी डिस्प्यूट है, इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा ये आते हैं। इसके अलावा नर्मदा है, इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रावी ब्यास है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। कावेरी की बात करें, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी। सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा वंशधारा, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बीच डिस्प्यूट है। महादाई की बात करें तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और महानदी की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आप देखते हो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक तो टाइमलाइन ध्यान रख लेना और एक ध्यान रख लेना कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप अगर रिवर का कोर्स अच्छे से देख लोगे ना तो पता पड़ जाएगा कौन कौन से स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है। कि सीधी बात है, लड़ेगा कौन, जिसके आसपास की नींव लगे, जिसकी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी शेयर हो रही है, प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन आ रहा है, तो वही तो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी की, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल। हमें पता है कि पानी के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स कोट करूंगा यहां पर। सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं आपको देना चाहूंगा कि बेलगावी, ठीक है, बेलगावी की अगर बात करें या बेलगांव की, ये डिस्प्यूट है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। अब यहां पर बेलगांव जो है ना, या बेलगावी जो आज के टाइम पे जाना जाता है, वहां पर मेजर पॉपुलेशन है मराठियों की अगर हम बात करें। बट वो जब पार्टीशन हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, तो कर्नाटका के पास चला गया। तो ऐसे में महाराष्ट्र बार बार ये बात उठाता रहता है कि कर्नाटका की सरकार जो है वो वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रॉपर प्रोविजन नहीं करती है। तो ये चीजें क्या शो करती है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। इसी तरीके से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी एक डिस्प्यूट है कि 1951 के अंदर एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था जिसमें यह था कि हाँ जी बॉर्डर किस तरीके से सेटल होगी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में, पर अरुणाचल प्रदेश उसको मानता नहीं है। सिमिलर मैनर में असम और मेघालय के बीच में भी
ऐसा ही एक सेटलमेंट सेटल हुआ था 1969 में, पर उसको मेघालय नहीं मानता। तो ये चीजें क्या शो करती है कि वाकई में डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म नहीं होते और अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलता है। तो चलो ठीक है, वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए तो आपने अलग से आर्टिकल 262 के तहत प्रोविजन कर दिए, पर और भी तो मेहनत में आपको डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं ना। तो उनको सेटल करने के लिए आर्टिकल 263 ये कहता है कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो उसको सेटल करने का हमें एक तरीका निकालना है, दैट विल बी इंटरस्टेट काउंसिल। वो कैसे होगा? इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर आप जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करोगे, जिससे कि एक डायलॉग स्टैब्लिश किया जा सके। डायलॉग ही डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पिलर है जिसके आधार पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आर्टिकल 263 के आधार पर इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया। तो ये क्या हो गया भाई? इसमें तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। स्थापित करने की बात करें तो सबसे पहले इंटरस्टेट काउंसिल कब स्टैब्लिश हुई या सबसे पहली बार कदम ही कब उठाया गया? जब सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी कि भाई स्टेट्स के बीच में बहुत ज्यादा कलेश फैला हुआ है, उसको सेटल करने के लिए हमें मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। तो ऐसे में 1990 में यह पहली बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के आधार पर स्थापित हुई थी इंटरस्टेट काउंसिल। इसी तरीके से इंटरस्टेट काउंसिल की क्या पावर होगी, क्या ड्यूटीज होगी, किस तरीके से वो काम करेगी, वो सारा प्रोसेस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। तो आई होप आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है इंटरस्टेट काउंसिल की ड्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसीजर, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। फंक्शन की बात करें तो जिस तरीके से आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है कि दो स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट या फिर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का कोई डिस्प्यूट है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सिमिलर मैनर में आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय अगर इंटरस्टेट डिस्प्यूट या फिर कोई भी तरीके से दो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय पहले इंटरस्टेट काउंसिल में आकर के अपनी बात रखो, बातचीत करो, नहीं सोल्यूशन निकले तो आप जा सकते हो। पर ध्यान रखें, पानी के मामले में आप नहीं जाओगे सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी बन जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर वाटर डिस्प्यूट भी इंक्लूडेड है? तो आंसर इज नो, है ना। इसके अलावा इसमें क्या है कि भाई कैसे भी करके स्टेट्स को साथ बिठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बिठा करके, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बिठा करके बातचीत करवा करके ही मामला सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ध्यान रखें, यहां पर इंटरस्टेट काउंसिल का जो भी जजमेंट होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो केवल एडवाइजरी होगा। इसका मतलब कोई भी पार्टी बाध्य नहीं है इंटरस्टेट काउंसिल के जजमेंट को लेकर के। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। दो स्टेट्स के बीच का मामला है तो भी फेडरल हो गया, स्टेट और सेंटर के बीच का मामला है तो भी फेडरल हो गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में आप सीधा जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, छोड़ करके पानी के मामले को जो मैंने आपको बता दिया। कॉम्पोजिशन की बात करें इंटरस्टेट काउंसिल में तो चेयरमैन तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनके सबके चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे, और जो भी यूटीज हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो भी इनके मेंबर होंगे, उनके चीफ मिनिस्टर भी मेंबर होंगे। और जिन यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो इस इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर होंगे। और मान लो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहां के गवर्नर जो होंगे वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इसका इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर होंगे। इसके अलावा कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर की भी अब एक तरीके से नॉमिनेशन होगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनमें होम मिनिस्टर तो जरूर होंगे, वहीं साथ ही साथ 5 और मिनिस्टर्स की एक तरीके से नॉमिनेशन कर दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो कुल मिलाकर के आप क्या समझ पाए यहां पर कि कॉम्पोजिशन क्या शो करता है कि यहां पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन के साथ में गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स प्लस आप जिन यूटीज के अंदर आपके पास में स्टेट लेजिस्लेचर है या फिर जिनके पास लेजिस्लेचर यूटीज के पास में विधानसभा है और जिनके पास नहीं है तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन आपने यहां पर दे रखा है। तो ये एक टीम इंडिया की तरह काम कर सके उसका एक आइडिया यहां पर हमें दिखता है। फिर मीटिंग की बात करें तो साल में कम से कम 3 बार तो मीटिंग इनको करनी होती है और जो भी डिसीजन होगा वो सर्वसहमति से होगा, कंसेंसस के आधार पर होगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाती है दोनों पार्टीज के बीच में, डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में। चलो ठीक है, थोड़ा तू मान थोड़ा तू मान, बीच का रास्ता निकल गया, मान जाओ भाई सब, राइट। अब आपको ये तो ध्यान है कि चलो ठीक है कि आप साल में सिर्फ 3 मीटिंग यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको डायलॉग स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर के डिसीजन ले पाएंगे। तो वो कंटिन्यूअस बेसिस पे कंसल्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी बना रखी है इस इंटर स्टेट काउंसिल के लिए, जिसकी स्थापना 1996 में हुई। और ये जो कमेटी है ना, जो परमानेंटली काम करती रहती है, इस कमेटी को लीड करते हैं होम मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर। उनके अलावा 5 यूनियन मिनिस्टर भी होंगे कैबिनेट लेवल के और 9 चीफ मिनिस्टर्स होंगे
उनका पार्टिसिपेशन होगा, जिससे कि वो रेगुलर बेसिस पे काम को कंटिन्यू कर सके। अदरवाइज 3 मीटिंग साल में हो रही हैं तो तीनों मीटिंग में क्या डिसीजन लेना पॉसिबल होगा? अरे भाई कंटिन्यूअस काम भी तो करने की जरूरत है। दूसरा, इस तरीके के मैकेनिज्म को रन कराने के लिए आपको परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सेक्रेटरीट भी बनाया हुआ है, इंटरस्टेट सेक्रेटरीट। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट, जो कि 1991 में स्थापित हो गई थी, और उसको लीड कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा। इसके अलावा 2011 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। अब यहां पर हमने क्या देखा कि इंटर स्टेट काउंसिल में तो टीम इंडिया की अप्रोच पे काम हो रहा है, बट वहीं पर अगर हम देखें तो इंडिया को हम अगर डिवाइड करें ज्योग्राफिकली, एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, तो आप अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया है, इस तरीके से आप इंडिया को अलग अलग रीजन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जहां की लोकेलिटी मोर और लेस मैच करती है। तो ऐसे में हमने जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जोनल काउंसिल के लिए भी परमानेंट सेक्रेटरीट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरी करता है? अगेन, ये जो सेक्रेटरीट इंटर स्टेट काउंसिल के लिए स्थापित हुआ, वही जोनल काउंसिल के लिए भी, काउंसिल्स के लिए भी अपना काम करेगा। तो मतलब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब थोड़ा हम जोनल काउंसिल्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, ये सेक्रेटरीट इंटरस्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल्स के लिए मतलब दोनों के लिए काम करेगा, ये डिसीजन हुआ था 2011 में। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये जोनल काउंसिल का क्या कॉन्सेप्ट है। उसको समझने से पहले एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा। ठीक है, मामला इंटरस्टेट का चल रहा है ना, तो इंटरस्टेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज रिलेटेड टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई सीधी बात है, आज हम जिस जीएसटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या बोला? वन नेशन वन टैक्स। तो भाई वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये हो गया कि पूरे देश के अंदर हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं, बट हमने तो यहां पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के अंदर डिवीजन भी कर रखा है हमारे देश का, तो वहां पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए क्या किया गया, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हमने डिफरेंट प्रोविजंस किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आर्टिकल 301 क्या कहता है कि भाई इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स, दैट मींस आप ट्रेवल करना, आप एक मार्केट में, एक स्टेट में बने हुए प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट में ले जाके बेचना चाहते हो, तो उसके लिए फ्रीडम दी हुई है, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। इन केस कोई रेस्ट्रिक्शन अगर लगानी भी पड़े तो वो लगाने का जो प्रोविजन है वो इसी पार्ट 13th के अंदर है। 13th के अंदर ही हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 13वां पार्ट है ना, उसी के तहत ये प्रोविजन किया हुआ है। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मानो एक स्टेट का प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाके नहीं बिकेगा, या फिर आप ट्रेड को, कॉमर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए प्रोविजन आपके पार्ट 13 के तहत होगा। और उसमें भी आपके दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन की बात की हुई है कि हाँ जी, आप फ्रीली जाकर के नॉर्थ ईस्ट में हर कुछ नहीं बेच सकते, आप हर कुछ जो है हरिद्वार या फिर कोई भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड प्लेसेस है, वहां पर आप कोई भी नॉनवेज का कंटेंट है वो नहीं बेच सकते। वो सारी जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड आपको फिर रेस्ट्रिक्शन भी लगानी होती है। अदरवाइज कंप्लीट फ्रीडम भी फिर बाद में क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं जाती है। तो वहां पर अब सीधी बात है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, बट साथ ही साथ आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का भी तो सामना करना पड़ता है कि भाई पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इनको भी तो मेंटेन रखना होगा। तो वही चीजें यहां पर आर्टिकल 302 में तो ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो इस फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम कौन सी? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। किस लिए? कि पब्लिक इंटरेस्ट मेंटेन रहे, कि लोकल्स को कितना फायदा है, लोकल्स क्या चाहते हैं, लोकल्स के इमोशन क्या कह रहे हैं, लोकल्स की मोरालिटी क्या कह रही है। तो कहने का मतलब, दो स्टेट्स के बीच में, किसी एक स्टेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर एक रीजन पे कोई रेस्ट्रिक्शन अगर लगानी है इस पर्टिकुलर फ्रीडम पे, तो पार्लियामेंट लगा सकती है, ये आर्टिकल 302 कहता है। वहीं पर स्टेट लेजिस्लेचर को भी एम्पावर किया है कि एक स्टेट के अंदर की अंदर वो अगर कोई इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, या फिर ये कहो कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर के स्टेट लेजिस्लेचर को लगे कि यार हमारे देश, हमारे स्टेट के अंदर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और बाहर से आने वाला प्रोडक्ट है वो सस्ते में बिक रहा है, तो अपने लोकल्स की प्रोटेक्शन के लिए वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन अपने स्टेट के अंदर कहीं पर भी लगा सकती है, पूरे स्टेट में लगा सकती है। शर्त एक रहेगी कि इनको प्रेसिडेंट साहब का प्रीवियस अप्रूवल पहले लेना होगा। इसका मतलब पार्लियामेंट तो देखो पूरे देश के लिए या किसी पर्टिकुलर
रीजन के लिए यहां पर एक्शन ले सकती है इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने से रिलेटेड। वहीं पर स्टेट लेजिस्लेचर अपने ही स्टेट के अंदर किसी एक पार्ट या पूरे स्टेट पे एप्लीकेबल अप्लाई करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस फाइनलाइज कर सकती हैं। शर्त इतनी सी है कि यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर अगर एक्शन में आती है ना, तो फिर प्रेसिडेंट साहब का प्रीवियस अप्रूवल पहले चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रूवल लेना होगा, फिर उसके आधार पर फिर आप अपने स्टेट के अंदर वो काम कर सकते हैं। क्योंकि मामला फिर क्या आ रहा है कि एक स्टेट के प्रोडक्ट को आप अपने स्टेट में नहीं बिकने देना चाह रहे, तो ये मामला फेडरल इक्वेशन के ऊपर चला जाता है। और वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से प्रीवियस अप्रूवल आपने ले रखा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको इजी कर देती हैं। तो आर्टिकल 303, आर्टिकल 302 ये क्या कह रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, है ना, किस पे, आर्टिकल 301 पे। पर रेस्ट्रिक्शन कैसी होंगी, रीजनेबल, किस टर्म्स में, पब्लिक इंटरेस्ट के टर्म्स में। समझ गए बात को। चलो अब हम बात कर लेते हैं जोनल काउंसिल्स की। देखो जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया, हमने देखा कि इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल 263 के तहत हमने प्रोविजन देख लिया। फिर जोनल काउंसिल की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया का सदर्न पोर्शन है, वहां पर कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां की आइडेंटिटीज मोर और लेस कॉमन सी है। तो वहां के लोकल इश्यूज को टैकल करने के लिए क्यों ना उनको ग्रुप में एक साथ इकट्ठा करके और उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का हम प्रोविजन कर दें। ऐसा ही नॉर्थ में है, ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट में है, ऐसा ही ईस्ट में है, ऐसा ही सेंट्रल में, ऐसा ही वेस्टर्न इंडिया में है। तो इसको फाइनल करने के लिए फिर जोनल काउंसिल का प्रोविजन जो है वो आया। अगेन इसकी शुरुआत भी कहां हुई, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टैब्लिश, मतलब कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रोविजन भी किए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर, और उसी के तहत हमने ये एक्ट पारित करवाया पार्लियामेंट में कि देखो जी, अलग अलग रीजन के अपने अपने इश्यूज हैं, तो वहां के जो स्टेट्स हैं उनको एक साथ टीम की तरह तैयार कर दे, लोकल टीम की तरह, जो अपने मामलों को बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट आया 1956 में, और 1956 के एक्ट के आधार पर ही आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, और उसी के तहत आपने जोनल काउंसिल को स्टैब्लिश किया, इसलिए ये क्या हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। वहीं पर आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल जो स्टैब्लिश हुई, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इनका काम क्या है, अगेन वही डिस्कशन, डेलिब्रेशन, और जो कुछ भी फाइनल होगा वो एडवाइजरी ही है, बाइंडिंग नहीं है। दैट मीन्स कि आपके पास में 5 जोनल काउंसिल्स हैं, है ना, एक नॉर्दर्न, एक सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। तो इनके अंदर जो भी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके द्वारा अगर कोई डिसीजन ले लिया गया, तो वहां पर बाकी स्टेट्स वो चीज माने या ना माने वो उनकी डिस्क्रिशन पे है, क्योंकि मामला एडवाइजरी है, डिसीजन है वो एडवाइजरी है। तो नॉर्दर्न काउंसिल में कौन है भाई, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आ जाते हैं। वहीं पर सेंट्रल आप जोनल काउंसिल की बात करो तो इसमें यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी आ जाते हैं। ईस्टर्न के अंदर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। वेस्टर्न के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये इंक्लूडेड है। सदर्न की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बाकी इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी, ये इंक्लूडेड है। तो ये टोटल आपकी 5 जोनल काउंसिल्स हो गई। इनकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इनको लीड कौन करेगा, इनको लीड करते हैं होम मिनिस्टर, अभी अमित शाह जी हैं। अब आप देखो कि 5 जोनल काउंसिल हैं, पांचों की अपनी अपनी कॉम्पोजिशन, अपने अपने मेंबर्स हैं, फिर भी आप ध्यान दें कि इन पांचों के चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, जो यूनियन गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर होंगे। ध्यान रखना इस बात को। दूसरा, मेंबरशिप की बात करें तो जितनी जोन, जिस जिस जोन में जो भी स्टेट्स हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स है ना, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेंगे, और वहां पर वाइस चेयरपर्सन के तौर पे हर एक चीफ मिनिस्टर को 1 साल के लिए मौका मिलेगा। तो इसका मतलब चेयरपर्सन तो आपके परमानेंट हो गए, और वाइस चेयरपर्सन जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपके हर 1 साल में बदलते रहेंगे, और वो ही उन्हीं में से होंगे जो उस पर्टिकुलर जोन के स्टेट्स हैं। जैसे कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, वाइस चेयरपर्सन कौन बनेगा, वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं में से एक। समझ गए, मेजरली चीफ मिनिस्टर, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। आपको पता है मोटी बात क्या रही है कि भाई कैसे भी करके हमें एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म डेवलप करना है। पर ध्यान रखें कि वाइस चेयरपर्सन के तौर पे जो बंदा काम करेगा वो कौन होगा, वो उस जोन में जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज नहीं, सिर्फ स्टेट्स के जो सीएम है वो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के पास में आप देख सकते हो कि लेजिस्लेचर है, तो उनके सीएम भी वहां पर इस
जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन बन सकते हैं। पर कोई यूटी है, चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ के पास में तो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो नहीं बन पाएंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पे। ठीक है। इसके अलावा दो और मिनिस्टर्स हर एक स्टेट अपनी तरफ से नॉमिनेट करके लेकर के आएगा, और यूटीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। ध्यान रखें। फिर आ जाओ आप नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। देखो 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी लॉ के तहत इस बॉडी को बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1972 को। इसमें जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, उनके साथ में सिक्किम को इंक्लूड कर लो, टोटल 8 मेंबर स्टेट्स हो गए। 7 सिस्टर में कौन हो गया भाई? आप यहां से शुरू करो, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, तो ये आपके हो गए टोटल 7 सिस्टर्स। और फिर उसके बाद में आप एक सिक्किम को और ऐड कर दो, टोटल 8 मेंबर्स हो गए। कॉम्पोजिशन की बात करें तो वही सिमिलर कॉम्पोजिशन, थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा। खैर यहाँ पे चेयरमैन तो कौन है? अगेन वही यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? कि यहां पर, वहां पर तो चीफ मिनिस्टर्स को मौका मिल रहा था वाइस चेयरपर्सन बनने का। यहां पर आप क्या देखते हो कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है ना, उसके मिनिस्टर, दैट मीन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री के, वो यहां पर वाइस चेयरपर्सन के तौर पे काम करेंगे। मेंबर्स की बात करें तो एक तो गवर्नर्स, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर्स, इन आठों के आठों स्टेट्स के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ये इनके मेंबर होंगे। प्लस 3 मेंबर और होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि ये जो एरिया है जिसकी हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, ये देखो आपको पता एथनिसिटी वाइज बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो ऐसे में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड इंडिविजुअल है या फिर अपॉइंटेड इंडिविजुअल है, गवर्नर, वो भी काम करेंगे, प्लस साथ में चीफ मिनिस्टर। अब आपको पता है, जैसे मणिपुर का खेल ही आप उठा के देखो, क्या हो रहा है वहां पर, कि वहां पर डोमिनेट मेहती करता है, पर कुकी और मेहती के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसे में अगर चीफ मिनिस्टर को ही वहां पर आप मेंबर के तौर पे लेकर के आओगे, तो कुकीज नाराज हो जाएंगे कि नहीं, कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन? तो ऐसे में वहां पर प्रेसिडेंट साहब जो है वो नॉमिनेशन का प्रोविजन भी कर सकते हैं। सिमिलरली आपको पता है कि आपके पास में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में आप 7th शेड्यूल, सॉरी 6th बोलो, 7th की बजाय 6 शेड्यूल है, जिसमें एटीएम मशीन, दैट मींस आप असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अंदर आप ऑटोनॉमस रीजन की बात भी करते हो, ट्राइबल रीजन की बात भी करते हो। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर करना है। तो यहां पर थोड़ी सी मेंबरशिप में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने से रिलेटेड हमारा पूरा वीडियो था। अब आपके जो दोनों क्वेश्चंस थे उनके आंसर को हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे आपके पास इसका आंसर हो जाना चाहिए, अभी तक मुझे लगता नहीं आपको डाउट है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें देखो 1 सेकेंड, इसको मैं बंद कर दूं। यस। सो द पॉइंट इज कि भाई इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को सेटल करने से रिलेटेड है? तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 262 में ही तो प्रोविजन किया था, है ना। 263 क्या कह रहा है? 263 क्या कह रहा है बताओ कमेंट बॉक्स में। 279 ए क्या कहता है और आर्टिकल 280 क्या कह रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ यार। ठीक है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक नहीं रहेगा। चलो फिर स्टेटमेंट्स की बात हमने की, प्रेसिडेंट साहब इंटरस्टेट काउंसिल को आर्टिकल 263 के तहत स्थापित करते हैं, डन। पर क्या पार्लियामेंट डिफाइन करती है टर्म्स एंड कंडीशन? नो। तो आंसर ओनली वन इज राइट आंसर। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हमारे पास में यही था। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, इंडियन पॉलिटी के एक और समरी को लेकर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।